आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना के 4 पुलिस ओहदेदारों को हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने तौहीन अदालत के केस में पुलिस अफसरान को सजा सुनाई है। ज्वाइंट सीपी AR श्रीनिवास, बंजारा हिल्स ACP सुदर्शन, जुबली हिल्स CI राजशेखर रेड्डी और SI नरेश को यह सजा सुनाई गई। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने शोहर बीवी के तनाजे के केस में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बरक्स काम किया और CRPC 41A के तहत नोटिस जारी नहीं की। साथ ही कमिश्नर पुलिस को हिदायत दी गई है कि वो इन चारों के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन ले। हाईकोर्ट ने अपील के लिए 6 हफ्तों की मोहलत देते हुए तब तक के लिए अदालत ने सजा पर रोक लगा दी है। टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट एग्जाम के हॉल टिकट्स वेबसाइट पर पेश कर दिए गए हैं। टेट के ओहदेदारों ने उम्मीदवारों को मशवरा दिया है कि अगर हॉल टिकट में कोई गलती पाई जाती है तो वो उसे दूर कर सकते हैं। उम्मीदवारों को गलतियों को दूर करने की सहूलत फराहम की गई है। उम्मीदवारों के नाम में गलती, वालिद के नाम में गलतियां, तारीख पैदाइश, जात, जिन्स और दीगर ज़मरों में पाए जाने वाली किसी भी गलती को नॉमिनल रोल कम फोटो आइडेंटिटी में दुरुस्त किया जा सकता है। इसके अलावा किसी उम्मीदवार के हॉल टिकट पर फोटो या दस्तखत दुरुस्त नहीं पाई जाती है तो या असल में फोटो या दस्तखत गायब है, ऐसे उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि वो अपनी ताज़ा पासपोर्ट फोटो के साथ गेजेटेड ऑफिसर की दस्तखत हासिल करते हुए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से रब्त पैदा करें। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के इस दरखास्त पर जांच किए जाने के बाद उम्मीदवारों को इम्तिहानी मरकज में दाखिले की इजाज़त दी जाए। उम्मीदवारों को ID नंबर, तारीख पैदाइश या मोबाइल नंबर के जरिए हॉल टिकट इस वेबसाइट पर www.tset.cgg.gov.in पर डाउनलोड कर सकते हैं। रियासत में टेट इम्तिहान 12 जून को मुनक्किद होने वाला है। टेट के 2 पेपर्स रहेंगे। पहला पेपर सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक दूसरा पेपर होगा। रियासत के तमाम अजला में टेट के इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। शिरकत के लिए पेपर 1 और पेपर 1 के लिए 3,51,468 और पेपर 2 के लिए 2,77,884 उम्मीदवारों ने दरखास्त दाखिल की है। इस मरतबा टेट इम्तिहान की अहलियत के सिलसिले में बाज़ तब्दीलियाँ की गई हैं। साबिक़ में BEd उम्मीदवारों को टेट लिखने की ही इजाज़त थी, जबकि ये लोग पेपर 2 लिखते थे और पेपर 1 DEd उम्मीदवार लिख सकते थे। इस मरतबा BEd उम्मीदवारों को भी पेपर 1 में शिरकत की इजाज़त दी गई है। मोहसिन इंसानियत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखाना रिमार्क्स करने वाली BJP की तर्जुमान नूपुर और दिल्ली यूनिट के मीडिया सरबराह नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने कहा कि BJP को चाहिए कि वो नफरत फैलाने पर पहले हिंदुस्तानियों से माफ़ी मांगे। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म KTR, जो वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के फर्जंद भी हैं, उन्होंने मुल्क की हुक्मरान जमात BJP के इन 2 कायदीन की जानिब से शान अक़दस में की गई गुस्ताखी के वाक़े पर माफ़ी मांगने हिंदुस्तान से बाज़ अरब ममालिक के मुतालबे पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि BJP को चाहिए कि वो नफरत फैलाने पर पहले हिंदुस्तान से माफ़ी मांगे। KTR ने यह भी ट्वीट किया कि जब प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने गांधी जी के कातिल की सताइश की, उस वक्त वज़ीर आज़म की खामोशी सदमे की तरह थी। इस सिलसिले में तासुबियत और नफरत को आला क़यादत की जानिब से हिमायत से हिंदुस्तान को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा। BJP के कौमी सदर JP नड्डा ने BJP कारकुनों पर जोर दिया कि वो मुल्क को महफूज रखने के लिए मरकजी हुकूमत की तरफ से उठाए जाने वाले इक़दाम को अवाम तक पहुँचाएँ। आंध्र प्रदेश के दौरे के मौके पर विजयवाड़ा में उन्होंने वहाँ मुनक्किदा BJP शक्ति केंद्र के कारकुनों के एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि रियासत में 46,000 से ज़्यादा पोलिंग बूथ्स हैं। यहाँ बूथ कमेटियाँ कायम की जाए और अवाम को इसमें शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि हम इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि बूथ कमेटियों में तमाम तबक़ात की शिरकत हो। उन्होंने कहा कि शक्ति केंद्र के कारकुनों की यह जिम्मेदारी है कि वो अवाम में तासुर पैदा करें कि BJP तमाम तबक़ात की पार्टी है। मरकजी हुकूमत ने आयुष्मान भारत नामी एक बड़ी सेहत स्कीम शुरू की है। जगन मोहन रेड्डी की इस स्कीम को आरोग्यश्री के नाम से चला रहे हैं। नड्डा ने कहा कि जगन की स्कीम नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की स्कीम है। आयुष्मान भारत स्कीम हिंदुस्तान में कहीं भी काम करती है। रियासत छोड़ने के बाद आरोग्यश्री स्कीम काम नहीं करती। उन्होंने कहा कि PM किसान के तहत हर साल
किसानों के खातों में 6,000 रुपए जमा किए जा रहे हैं। नड्डा ने मशवरा दिया कि बीजेपी के हर कारकुन को अपने घर पर पार्टी का झंडा लहराना चाहिए। मन की बात के जरिए वजीर आजम मोदी ने जो पैगाम दिया है उसे बूथ की सतह पर तमाम कारकुनों को इज्तिमाई तौर पर ले जाना चाहिए। आप यहाँ क्या है, वाईएसआर, जगन रेड्डी, टीडीपी, सब परिवार की पार्टियां। आप तेलंगाना में जाइए, बीजेपी किससे लड़ रही है? वाईएसआर केसीआर से, केशव चंद्रशेखर राव से लड़ रही है। कौन सी पार्टी है? तेलंगाना राज्य समिति, टीआरएस। कौन सी पार्टी है? बाप की पार्टी, बेटी की पार्टी, बेटी की पार्टी, दामाद की पार्टी, पार्टी की पार्टी। अभी नीचे वो पोता नहीं आया, नहीं तो उसकी पार्टी। आप कर्नाटक चले जाइए, किसकी पार्टी है? कुमारस्वामी की पार्टी, देवेगौड़ा की पार्टी। अब महाराष्ट्र चले जाइए, एनसीपी, बाप बेटी की पार्टी, पवार साहब की पार्टी। शिवसेना, यह भी पिता पुत्र की पार्टी। अब नक्शा खींच के देखिए, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं रह गई है। ना तो ये इंडियन है, क्योंकि ये इंडिया में नहीं बोलते, लंदन में बोलते हैं। ना तो ये इंडियन है, न ये नेशनल है, और न ही ये कांग्रेस है। ये भाई बहन की पार्टी बन गई, भाई बहन की पार्टी। इसलिए मित्रों, अगर कोई पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है, और परिवारवाद को कोई धक्का दिखाने वाली पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। और ये यही संभव है कि के लक्ष्मण राज्यसभा में रात को 11 बजे बोलता हूं और सुबह ये राज्यसभा के सदस्य बनते हैं। ये यही संभव होता है। ये यही संभव है जिनके कोई माई बाप कोई राजनीति में नहीं थे, लेकिन उन सब लोगों ने। और ये यही संभव है कि एक साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनता है। इसलिए हमको इस विचारधारा को आगे बढ़ाना है, और ये जो परिवारवाद वाली पार्टियां हैं, ये देश के प्रजातंत्र के लिए खतरा। आ जाइए आप। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तबसरे के मामले में बीजेपी ने अपनी तर्जुमान नुपुर शर्मा को पार्टी से मुअत्तल कर दिया है, लेकिन मामला अभी ठंडा नहीं हो रहा है। इस मामले पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने मुतालबा किया कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब मुल्क के मुसलमानों की बात आती है तो वजीर आजम मोदी उनकी बात नहीं सुनते, लेकिन बाहर के मुसलमानों की बात सुन लेते हैं। उन्होंने बीजेपी पर मुल्क के मुसलमानों की तजलील का इल्जाम लगाया। साफियों से बात करते हुए अवैसी ने बीजेपी और वजीर आजम मोदी की सख्त अल्फाज में तनकीद की। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी के जहन में इतने दिन बाद क्यों आया कि नुपुर शर्मा को पार्टी से निकालना चाहिए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी अपने तर्जुमानों से कहती है कि वो टीवी मुबाहिसों में नफरत अंगेज तकरीर करें। उन्होंने कुछ ऐसा बात कह दी टाइम्स नाउ के टीवी चैनल पर, जिससे मुसलमानों को, उनके जज्बात को, उनको दिली ठेस हुई। 10 दिन के बाद कैसे ख्याल है प्रधानमंत्री को, जबकि हर प्राइम टाइम शो लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री खुद बैठकर देखते हैं। तो 10 दिन के बाद बीजेपी रिएक्ट करती है, और कब रिएक्ट करती है? जब देश के वाइस प्रेसिडेंट खतर को पहुंच रहे हैं, तो प्लेन में जो प्लेन में होते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आपका जो बैंक्वेट था वो कैंसिल कर दिया गया है। तो जब देश के वाइस प्रेसिडेंट खतर में होते हैं, खतर की सरकार हमारे देश के एम्बेसडर को बुलाकर उनसे कहती है कि आप माफी चाहें, क्योंकि बीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास बकी है, झूठ बका है। तो उसके बाद आप देखते हैं कि फौरन बीजेपी हरकत में आती है, और बीजेपी अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ उसको सस्पेंड करती है। मैं देश के प्रधानमंत्री को जब भिवंडी में मैं जनसभा को एड्रेस कर रहा था, उस वक्त भी प्रधानमंत्री से अपील किया कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लीजिए।
ये गलत कहा उन्होंने, मगर देश के प्रधानमंत्री टस से मस नहीं हुए। और 10 दिन के बाद, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में यह मसला बहुत बड़ा हो चुका था, इसलिए हालत मजबूरी में देश के प्रधानमंत्री ने अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लिया। ये सरासर गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि एक्शन तो आपको 10 दिन पहले लेना था, जब मैं बहैसियत एक भारत के इंडियन सिटीजन के, मेरा मजहब मुसलमान, मैं मुसलमान हूं, हम आपसे अपील कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए। अब एक्शन नहीं लेते आप, क्यों एक्शन नहीं लिया आप बताइए देश के प्रधानमंत्री? क्या असदुद्दीन ओवैसी का डिमांड, क्या असदुद्दीन ओवैसी की आवाज फॉरेन कंट्री के लीडर से कम है क्या? वजीर सेहत टी हरीश राव ने कहा है कि आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस और बीजेपी का इख्तिदार में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इख्तिदार में आने के लिए ये दोनों जमातें अवाम को हथेली में जन्नत दिखा रही हैं। उन्होंने आज नारायणपेट में 56 करोड़ की लागत से 390 बिस्तरों के अस्पताल और 1 करोड़ 25 लाख की लागत से तेलंगाना डायग्नोस्टिक सेंटर के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। हरीश राव व दीगर के हाथों नारायणपेट जिला मुस्तकर पर एरागुट्टा तक कर्नाटक सरहदी इलाके तक 6 करोड़ 98 लाख 19 हजार रुपए की लागत से तामीर करदा डबल लेन रोड का इफ्तिताह और जिले मुस्तकर के बच्चों के दवाखाने में 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से डायलिसिस मरकज का इफ्तिताह भी अमल में आया। फिलहाल 5 डायलिसिस मशीनों की तनसीब अमल में आई है। संग बुनियाद रखने के बाद मकामी रुकन असेंबली एस राजेंद्र रेड्डी की सदारत में मुनक्किदा अजीमुशान जलसे आम से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि नारायणपेट जिले में 390 बिस्तरों वाले अस्पताल के तामीरी कामों का संग बुनियाद एक खुश आइंद अलामत है। ये सिर्फ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की बदौलत हुआ। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा जिला महबूब नगर से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस और बीजेपी के कई कायदीन ने इस हल्के की तरक्की, बिलखुसूस मेडिकल कॉलेजेस के क़याम या फिर हॉस्पिटल्स की तोसी के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील से कबल मुत्तहिदा जिले महबूब नगर में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं था। टीआरएस हुकूमत ने इस जिले के लिए 4 कॉलेजेस कायम किए। हरीश राव ने कहा कि इस जिले से तवील अरसे तक रियासती वज़रा के तौर पर काम करने वाले नागम जनार्दन रेड्डी और डी.के. अरुणा ने महबूब नगर जिले के लिए एक भी मेडिकल कॉलेज हासिल करने में नाकाम रहे। हरीश राव ने नारायणपेट जिले के लिए मंजूर शुदा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के साथ साथ नर्सिंग कॉलेज की मंजूरी का ऐलान किया, जिसका आगाज आइंदा तालीमी साल से होगा। అసలు మనం ఊహిస్తామా? ఒకనాడు ఇంటర్మీడియట్ చదువుకుందామంటే జూనియర్ కాలేజీలు కూడా పెట్టలే గత ప్రభుత్వాలు. అటువంటిది ఇవాళ నారాయణపేటకు ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీని మనం మంజూరు చేసుకోవడం జరిగింది. ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో నాగం జనార్దన్ రెడ్డి గారు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రిగా ఉండే, డి.కే. అరుణ గారు ఈ జిల్లాలో మంత్రిగా ఉండే. కనీసం మహబూబ్ నగర్ జిల్లాకు ఒక్క మెడికల్ కాలేజీని కూడా వీళ్ళు శాంక్షన్ చేయలేకపోయింది. ఇవాళ అటువంటి మహబూబ్ నగర్ జిల్లా, మహబూబ్ నగర్లో మెడికల్ కాలేజ్ అయిపోయింది. వనపర్తిలో, నాగర్ కర్నూలులో ఈ సంవత్సరం మెడికల్ కాలేజీ స్టార్ట్ కాబోతా ఉంది. వచ్చే సంవత్సరం నారాయణపేటలో కూడా మెడికల్ కాలేజీని ప్రారంభిస్తామని చెప్పి మనం చేస్తా ఉన్నాం. ఎంత అదృష్టం కావాలి! ఈ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు, ఈ బీజేపీ వాళ్ళు, ఈ తెలుగుదేశం వాళ్ళు 70 ఏళ్లు పరిపాలిస్తే ఒక్క మెడికల్ కాలేజ్ అయినా మహబూబ్ నగర్ లో పెట్టినరా? 70 సంవత్సరాల్లో మొత్తం తెలంగాణలో 3 ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు వచ్చినాయి. 70 ఏళ్లలో 3 మెడికల్ కాలేజీలు పెడితే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో 7 ఏళ్లలో 33 కాలేజీలకు తీసుకుపోయిన ఘనత టీఆర్ఎస్ పార్టీది. వీళ్ళుండే ఇంకా 70 ఏళ్లలో నారాయణపేటకు మెడికల్ కాలేజ్ అవునా? 70 ఏళ్లలో మహబూబ్ నగర్ జిల్లాకే చేయలే మీరు ఒకటి. కానీ ఇలా రాజేందర్ రెడ్డి గారు, నా పిల్లలు ఇక్కడ ఎంబీబీఎస్ చదువుకోవాలి, మా పిల్లలు డాక్టర్లు కావాలి, మా ప్రజలకు మంచి వైద్యం అందాలి, మా ప్రజలు ఉస్మానియాకో, గాంధీకో, మహబూబ్ నగర్కో పోకుండా నారాయణపేటలోనే అన్ని. वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी के कायदीन रियासत में गड़बड़ करने की साजिश कर रहे हैं। सूर्यापेट में पटना प्रगति प्रोग्राम के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ वार्ड में तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा और आकोला बाजार में तामीर करदा कम्युनिटी हॉल का इफ्तिताह किया। बादशाह मीडिया से बात करते हुए जगदीश रेड्डी ने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत शहरी और दही इलाकों की तरक्की के लिए पटना प्रगति और पल्ले प्रगति प्रोग्राम शुरू किए हैं।
उन्होंने कहा कि आज तेलंगाना रियासत हर महाज में दीगर रियासतों से आगे है। मरकज की बीजेपी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से आज मुल्क फाका कशी का शिकार हो रहा है। फाका कशी में हिंदुस्तान का मुकाम पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे है। बीजेपी ज़ेर इख्तियार वाली रियासतों में नौज़ायदा बच्चों की अमवात के मामला ज्यादा हो रहे हैं, जबकि तेलंगाना में नौज़ायदा बच्चों की अमवात की शरह मामूली है। जगदीश रेड्डी ने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की जानिब से तेलंगाना का श्रीलंका से तकाबुल करने पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना में हर तरफ खुशहाली है, अलबत्ता बीजेपी ज़ेर इख्तियार वाली रियासतें उत्तर प्रदेश और गुजरात में फिलवक्त श्रीलंका जैसी सूरत हाल है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी का कोई असर नहीं है, वो अपने वजूद को साबित करने के लिए मस्जिद मंदिर के नाम पर लोगों में तफरका पैदा करते हुए गड़बड़ करवाने की साजिश कर रही है। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने तयक़ुन दिया कि अवाम को दरपेश तमाम मसाइल को जल्द से जल्द हल किया जाएगा। शहरी तरक्की के प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर पीर के रोज गोशा महल हल्के के तहत फूलबाग इलाके में उन्होंने शजरकारी में हिस्सा लिया, JNN URM कॉलोनी का दौरा किया और मकामी लोगों के मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने खिताब करते हुए कहा कि जल्द ही अहल अफराद की शिनाख्त करके JNN URM मकानात अलॉट करने के इक़दाम किए जाएंगे। इसी तरह कॉलोनी में निकासी आब का मसला भी हल किया जाएगा। कॉलोनी के मुकीम अफराद के लिए 50 लाख रुपए की लागत से एक कम्युनिटी हॉल तामीर किया जाएगा। तलसानी श्रीनिवास यादव ने बादजा नामपली हल्के असेंबली में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया। इस मौके पर MLC प्रभाकर और MLA जाफर हुसैन मेराज भी मौजूद थे। उन्होंने पद्मनाभा नगर में मुनक़िदा शहरी तरक्याती प्रोग्राम के तहत शजरकारी की। वज़ीर पंचायत राज जयरवली दयाकर ने मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के लिए बीजेपी और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने मेडचल मलकाजगिरी जिले के चिंतापल्ली में पटना प्रगति प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने अपने काबिनी रफीक मल्ला रेड्डी के साथ मिलकर एक कम्युनिटी हॉल की तामीर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर दयाकर राव ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी पार्टियों से अवाम का हाल कभी बेहतर नहीं रहा। उन्होंने कहा कि रियासत में चंद्रशेखर राव की हुकूमत के बाद देहातों में अच्छे दिन आए हैं। सिर्फ वजीर आला नहीं, रियासत की ग्राम पंचायतों में हर गांव को फंड्स देने के लिए 230 करोड़ रुपए फराहम किए। मौजूदा साफ सुथरे और खुशहाल हो गए हैं। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि हम दही इलाकों की तरक्की को जारी रखना चाहते हैं। शहर हैदराबाद में होने वाले बोनाल फेस्टिवल के सिलसिले में तवारीख को हतमी शक्ल दे दी गई है। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव की सदारत में इस सिलसिले में एक जायजा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें फेस्टिवल के इंतजामात का जायजा लिया गया। 30 जून को शहर के गोलकुंडा में बोनाल फेस्टिवल होगा। 17 जुलाई को उज्जैन महाकाली बोनाल, 18 जुलाई को रंगम होगा, 24 जुलाई को भाग्यनगर बोनाल, 28 जुलाई को गोलकुंडा बोनाल होगा। किसानों के मसाइल को फौरी हल करने पर जोर देते हुए तेलंगाना किसान कांग्रेस की जानिब से शहर हैदराबाद के गन पार्क से ज़राई कमिश्नर के दफ्तर तक रैली निकालने की कोशिश की गई। कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन से गन पार्क तक रैली की शक्ल में किसान कांग्रेस के कारकुन बड़ी तादाद में रवाना हुए, ताहम नामपली इलाके में पुलिस ने उनको रोक दिया। इस मौके पर हल्की कशीदगी फैल गई। पुलिस के रवैये की मजम्मत करते हुए एहतजाजियों ने पुलिस से बहस और तकरार की। एहतजाजियों ने किसानों को सब्सिडी पर तखम की सप्लाई, किसानों की खुदकशी के वाक़यात की बरसर खिदमत जज के जरिए जांच करवाने और दीगर मुतालबात पर प्ले कार्ड्स थाम कर अपने मुतालबात की हिमायत में और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने किसानों के मसाइल के हल में नाकामी का हुकूमत पर इल्जाम लगाया और किसानों के तय हुकूमत के रवैये की मजम्मत की। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। साल हो गए सरकार सरकार आने के बाद हम बार बार किसानों का समस्याओं के ऊपर चीफ मिनिस्टर को, कंसर्न मिनिस्टरों को बार बार रिप्रेजेंटेशन दिया, लेकिन कोई किसानों के बारे में हमदर्दी सरकार को नहीं है।
चाहे वो क्रॉप इंश्योरेंस हो, ऋण माफी हो, या नहीं तो इस हालात में जो है पूरा क्रॉप नुकसान हो गया उसका मुआवजे के लिए हो, कोई भी चीज़ आज तक नहीं हुआ। उसके अलावा भी जो धरनी पोर्टल रखे आज किसानों को बाजार में डाल दिए, जो सदियों से अपना जमीन खेती कर ले रहे हैं उनका हक खींच लिए। इसके लिए हम बहुत सीरियस है। ये बिल्कुल एक बड़ा एक स्कैंडल है ये धरनी। हम ये सरकार को जरूर जो है प्रजा क्षेत्र में खड़ा करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। ये हम कांग्रेस पार्टी, किसान कांग्रेस हमेशा किसानों के मदद में रहेगा। डिमांड तो हो गए है ना, हम आज तक जो भी हमको डिमांड करे कोई एक जो है मसाइल हल नहीं हुआ, कोई एक मसाइल हल नहीं हुआ। सारे मसाइल पेंडिंग में है, एक नहीं दो नहीं, कितने लोग 8 साल में 8000 लोग आत्महत्या कर लिए, क्या सूरत से बोलेंगे। इसलिए हम किसान कांग्रेस ये नहीं कि बल्कि हम खाली हवाएं उड़ते हुए बात नहीं कर रहे हैं, हम ग्राउंड लेवल में किसानों का जो हालात है हम मालूम करने के बाद किसान कांग्रेस के तरफ से आज हम यहाँ आए। साबिक वजीर व कारगुजार सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी डॉक्टर जे गीता रेड्डी ने रियासती हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि रियासत में लॉ एंड ऑर्डर पर पुलिस का कोई कंट्रोल है ही नहीं, बल्कि रियासत का कानूनी नज़्म व नस्क टीआरएस कायदीन के हाथों में है, जिसके बायस अवाम की जानो माल महफूज नहीं है। आज मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर गीता रेड्डी ने कहा कि टीआरएस कायदीन पुलिस मिशनरी का नाजायज इस्तेमाल करते हुए सियासी मुखालिफिन को खत्म करने की साजिश पर अमल पैरा है। कितने सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको दूं। वो जो एक कपल था, एडवोकेट कपल, उनको भी रोड पर उनकी हत्या कर दी गई है। क्या हुआ? वो भी टीआरएस के लीडर्स ही किए बोल रहे थे, अब तक उनका कुछ पता नहीं। उसके बाद एक एमएलए, एक मिनिस्टर है, उनका वीडियो बताते हुए उनके हैरेसमेंट पे मैं सुसाइड कर ले रहा हूं बोल के एक माँ बेटा थी। और एक उनका एक मिनिस्टर है जिसके वजह से एक आदमी ने ये कहा कि मिनिस्टर साहब मेरी बीवी पर बहुत गलत सलत बातें कर रहे हैं तो हम नहीं रह सकते हैं, तो अपनी 2 बच्चियों के साथ, जुड़वा बेटियों के साथ, बीवी के साथ उन्होंने वीडियो लेते हुए अपना वीडियो सुसाइड कर लिया। इस तरह से कितने सारे केसेस हो रहे हैं। मगर क्या हो रहा है, एक बच्ची थी, छोटी सी बच्ची 6 साल की, यहीं पे यहाँ सिंगरेनी कॉलोनी आउटस्कर्ट्स ऑफ हैदराबाद में आता है, वहां पर उस बच्ची का रेप और मर्डर हो गया। वो करने वाला भी एक कोई गरीब एक लेबर था, उसको पकड़ नहीं सकी हमारी गवर्नमेंट, पकड़ नहीं सकी। मैं भी जाके उनको क्वेश्चन करी। उसके पहले उनके ही मंत्री ने एक ऐलान किया था पेपर में कि वो पकड़ा गया। तो जब मैं गई थी ये देखने के बाद, मैंने पुलिस को पूछा कि पकड़ा गया क्या, तो वो कह रहे थे मेरे को फोन पे उनके ऑफिस से कि नहीं अभी तक पकड़ा नहीं गया। मंत्री कहते हैं पकड़ा गया, पुलिस कहती है पकड़ा नहीं गया। ऐसा किया इनकी हालत। वो रिकॉर्डिंग भी था, मीडिया भी था, रिकॉर्ड कर लिया उससे। उसके बाद शायद उसका एनकाउंटर कर दिए, कहाँ मिला होगा उनको, क्योंकि पूरी प्रेशर आ रही थी पब्लिक से, और बताया गया कि वो अपने पुलिस ट्रैक पर गिरकर सुसाइड कर गया। तो इस तरह की पूरी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बुरी हालत में है। तो इस केस का डेफिनेटली जैसा अंजाम होना। साबिक रुकने पार्लियामेंट व तर्जुमान तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी बलिया नायक ने हुकूमत तेलंगाना पर रियासत के कबायलियों को दानिस्ता तौर पर माशी तौर पर पसमानदा बनाने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि कबायलियों की ज़ेर-ए-काश्त ज़मीनात पर न सिर्फ कब्जा किया गया बल्कि कबायलियों की अराजियात पर नाजायज़ कब्ज़ों के मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें जेल भी भेजा जा रहा है। आज मीडिया से बात करते हुए बलिया नायक ने कहा कि आज आदिलाबाद के दुंडेपल्ली में 12 किसानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। उर्दू తీసుకున్నారు। केसीआर की सरकार जनता के खिलाफ काम कर रही है। जो संवैधानिक अधिकार जनता को संविधान दिया, कांग्रेस पार्टी ने दिया, वो लागू करने का काम यहां नहीं कर रही है। आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट दंडेपल्ली मंडल में आज 12 आदिवासी किसानों का ऊपर केस लगा के जंगल
से जंगल दून के बच रहे थे, जंगल की जमीन आज 25 साल से दून के बच रहे थे, उन सबको वहां से हटाकर जेल को भेज दिया है। एक तरफ 1 तारीख 2 तारीख को तेलंगाना का संबरालू चल रहा था, उसी दिन आदिवासी का ऊपर केस लगा के जेल को भेज दिया गया है। तेलंगाना किस लिए बना है? पार्लियामेंट ने फॉरेस्ट राइट एक्ट कांग्रेस पार्टी ने 2006 में बनाई थी, वो लागू नहीं हो रहा है तेलंगाना में। लागू करने का काम मांग कर रही कांग्रेस पार्टी। चंद्रशेखर राव जी बार बार बोलते हैं मैं जाता हूं, बैठता हूं, कुर्सी लगा के बैठता हूं, सबको जमीन दे देता हूं, जो भी काम कर रहे हैं वहां पे उसको दे देंगे हम, और के पार्लियामेंट की यहां एक्ट को लागू करेंगे, जमीन दे देंगे बोलते। 1 साल हो गई, 1 साल से दरख्वास्त 12 लाख लोग आज करके बैठे हैं, कब देंगे जमीन? फिर केसेस कैसे उल्टा लगा रहे हैं आप? एक तरफ ये चल रही है, दूसरी तरफ हैदराबाद में बच्चों का ऊपर अत्याचार हो रहा है, रेप हो रहा है, बड़े बड़े नेताओं का बेटा उसमें शामिल हो रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं, उसको केस से बाहर हटाने का काम चल रही है। हमारे सुनीता राव महिला कांग्रेस के अध्यक्षा को सुबह से घर में बंद कर रहे हैं, घर के सामने पुलिस बैठी है, हाउस अरेस्ट करके बैठा हुआ है। कोई रेप हुआ तो जाके थोड़ा हिम्मत देने का काम किए तो नेता लोगों को घर में अरेस्ट करेंगे आप। तुम्हारा नाकामयाबी बाहर आने से रोकने से नाकामयाबी होती है। इसीलिए हम सरकार से डिमांड कर रहे हैं, आदिवासी महिला जो 12 लोगों का ऊपर केस हुआ है वो केस विड्रॉ करो, उसको एकदम जेल से रिहा करो और सुनीता राव के घर पे ऊपर बैठे पुलिसों को हटाओ। सुनीता राव जी उनका काम उनको। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने फी रिएम्बर्समेंट स्कीम के तहत तुलबा को बाकी 4000 करोड़ रुपए की रकम फौरी जारी करने का हुकूमत से मुतालबा किया। इस सिलसिले में उन्होंने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के नाम एक खुलेआम मकतूब भी जारी किया, जिसमें उन्होंने इंतबाह दिया कि जून के अवाखिर तक तुलबा की फीस की रकम जारी न करने पर बड़े पैमाने पर अवामी तहरीक शुरू की जाएगी। उन्होंने बीसी तुलबा को इंजीनियरिंग कोर्सेज में दाखिले के लिए उनके रैंक का इम्तियाज किए बगैर तमाम अहल उम्मीदवारों की मुकम्मल फीस जारी करने का मुतालबा किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत SC BC ST उम्मीदवारों की बहबूद के मामले में सौतेला सलूक कर रही है। उन्होंने कहा कि खानगी कॉलेज के इंतजामिया हुकूमत की जानिब से वक्त पर फी रिएम्बर्समेंट की रकम जारी न किए जाने पर गरीब तुलबा को फीस की अदायगी के लिए परेशान कर रहे हैं। इंजीनियरिंग, फार्मेसी, MTech, MBA, MCA और दीगर डिग्री कोर्सेज मुकम्मल करने वाले उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट्स उन्हें नहीं दिए जा रहे हैं। मुकम्मल फीस तुलबा की जानिब से अदा किए जाने के बाद ही उन्हें सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं। तेलंगाना जनता समिति के सदर प्रोफेसर कोडंडराम ने कहा है कि चंद्रशेखर राव की हुक्मरानी में तेलंगाना मखरूज हो गया है। हैदराबाद के इंदिरा पार्क में एक रोजा भूख हड़ताल में हिस्सा लेते हुए प्रोफेसर कोडंडराम ने कहा कि फंड्स को खर्च करने के मामले में हुकूमत डिसिप्लिन से काम नहीं ले रही है, जिसकी वजह से रियासत मखरूज होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि पानी, फंड्स और तकर्रुरात के मौजू पर तेलंगाना की तश्कील का मुतालबा किया गया था। 8 साल गुजर जाने के बाद भी हुकूमत दरियाओं के पानी को हासिल करने में नाकाम रही। इसी तरह आज भी कई हजार सरकारी जायदादें मखलूआ हैं। फंड्स का हुकूमत बेहतर तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रही है। गैर ज़रूरी कामों में अवामी दौलत खर्च की जा रही है। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करते हुए अवामी दौलत को ज़ाया किया गया है। इस प्रोजेक्ट से रियासत को कोई फायदा नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास मुलाजिमीन की तनख्वाहों की अदायगी के लिए भी फंड्स नहीं है। हैदराबाद में एक जालिम शोहर ने अपनी बीवी का कत्ल करने के बाद नाश के टुकड़े टुकड़े करके ड्रम में डाल दिए। दिल दहला देने वाली ये वारदात शहर के जुबली हिल्स इलाके के SPR हिल्स में पेश आई। फौरी तौर पर मिली इत्तलात के मुताबिक अनिल कुमार नामी शख्स ने 6 माह कबल दूसरी शादी की थी। उसने अपनी पहली बीवी का साल 2020 में कत्ल कर दिया था। बाद अज़ां उसने सरोजा नामी खातून से लव मैरिज की थी। गुज़िश्ता कुछ दिनों से उनके दरमियान झगड़े हो रहे थे, जिसके चलते खातून अपने माँ बाप के घर चली गई थी और चंद दिन कबल वापस हुई। 4 दिन कबल शोहर ने वर्जिश करने के डंबल से अपनी बीवी के सर पर हमला करके उसका कत्ल कर दिया और उसके बाद नाश को टुकड़े टुकड़े करके ड्रम में डाल दिया। इस वारदात को अंजाम देने के बाद मुल्जिम मकान को खुफल डालकर फरार हो गया। सरोजा माँ बाप अपनी बेटी को मुसलसिल फोन कर रहे थे, ताहम उसके फोन न उठाने पर वो अपनी बेटी के घर पहुंचे जहां खुफल लगा हुआ था। पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने जब खुफल तोड़ा तो देखा कि ड्रम में नाश है। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। मफरूर मुल्जिम की तलाश की जा रही है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।